हेलो फ्रेंड। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है? जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेव के साथ पार्टिकल नेचर जुड़ा होता है, सिमिलरली पार्टिकल के साथ वेव नेचर भी जुड़ा होता है। मतलब पार्टिकल को वेव से अलग करना, वेव को पार्टिकल से अलग करना, ये पॉसिबल नहीं। दोनों एक ही चीज है, एक ही साथ एसोसिएट होती है। तो wave associated with particle is known as matter wave, and wavelength of this matter wave is known as de Broglie wavelength. लिखिए, wave associated with particle motion is known as matter wave, and wavelength of this matter wave is known as de Broglie wavelength. जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर मैं कहूं कि स्ट्रेट लाइन होता है ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, तो इलेक्ट्रॉन सीधे कभी भाग ही नहीं रहा होता है, या कोई भी पार्टिकल एग्जैक्टली सीधे नहीं भाग रहा होता है। वो कुछ ना इस तरीके से भाग रहा होता है, ऐसे। इसका मूवमेंट कुछ ऐसा होता है, ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली या कोई भी पार्टिकल बेसिकली ऐसे भाग रहा होता है, ऐसे भाग रहा होता है। और इसी को एक्चुअल में जब माइक्रोस्कोप, मतलब हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप अगर हो तो पता कर सकते हो, अदरवाइज हालांकि अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ बना हुआ है। इसको आप डस्ट के अंदर इन पार्टिकल को प्रोजेक्ट करके इनके मोशन को चेक किया जाता है, तो कुछ इस तरीके से नजर आता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब नॉर्मल आंखों से देखोगे तो तुम्हें पता है क्या लगता है कि ये जो डॉट है और ये जो डॉट है, ठीक है, वो ऊपर नीचे नहीं है। ये जो गैप है ना, ये जो गैप है इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हमारे आंखें उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं उस गैप को। तुम्हें पता है क्या लगता है कि ये तो मोशन स्ट्रेट लाइन है, बट बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होता है। तो अब देखिए, तो ये जो है ना, दिस इज द ट्रफ, दिस इज द ट्रफ, दिस इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो दो ट्रफ की बीच की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, या दो क्रेस्ट, अच्छा ट्रफ नहीं क्रेस्ट है, क्रेस्ट है, दो क्रेस्ट की बीच की दूरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, या दो ट्रफ की बीच की दूरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। जैसे वेव होता है वैसे वेव में क्या है, ये इस पीक की बीच की दूरी, इसकी और इसकी बीच की दूरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। यहाँ पे भी वही है। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि सिंस particles like electron will not move on straight line exactly, it move like wave, so distance between two conjugative crest या trough is known as de Broglie wavelength। और डी ब्रॉगली ने पता किया कि जो वेवलेंथ है वो पार्टिकल के मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है। अगर इस पार्टिकल का मास m है सपोज करो, और इसकी वेलोसिटी v है, हम पाते ये पा रहे थे कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। और हम ये पाते हैं ना कि वेलोसिटी जितनी ज्यादा होती है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ उतना ही कम आता है। और वो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला गवर्न करता है, लैम्डा डी इक्वल्स टू एच अपान पी, एच अपान पी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, वेवलेंथ की स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल लिख लेंगे अलग से, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। h इज द प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.67 into 10 power minus 34, lambda d is the de Broglie wavelength of particle, okay, and this p is equals to m into v। इस चीजों को आपको ध्यान रखना। एक और चीज, इसको चाहो तो मैसे भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो देखिए,
h अपन अंडर रूट 2 m इंटू के, क्योंकि p बराबर होता है अंडर रूट 2 m के, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी। यहां पे k को क्या बोलेंगे, दिस k इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, m इज मास ऑफ पार्टिकल। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, कोई पूछे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आप क्या कहेंगे, h अपन p या h अपन अंडर रूट 2 m के, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, p इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, लीनियर अंडरलाइन है, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एंड p इज m इंटू v। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बेसिक क्वेश्चनों को। जैसे कुछ है एन अ प्रोटॉन, चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ प्रोटॉन हैज काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज एक्सेलरेटेड इन पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 30 वोल्ट, फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और फिर एक्सेलरेट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी, आ गया 30 वोल्ट एक्सेलरेट हुआ था। फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे, h अपन p, और ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, h अपन अंडर रूट 2 m के। अब एक एक करके वैल्यू प्लेस करेंगे। m क्या है, प्रोटॉन का मास है, जो कि कितना होता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 31 27 kg मास रख देंगे। h की वैल्यू प्लेस करेंगे 6.67 10 पावर माइनस 34। के काइनेटिक एनर्जी है, कितना काइनेटिक एनर्जी और मिल गया। तो अच्छा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, लिख लिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, अच्छा वर्क डन क्या होता है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। Q प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कितने पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेटेड है 30, लिख दिया 30। तो दिस वन इज 30 E का मतलब इसको लिख सकते हो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर E की वैल्यू प्लेस कर दिया ना 1.6 10 पावर माइनस 19 तो जूल में आ जाएगा, और नहीं प्लेस करोगे तो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हो। तो दिस एनर्जी इज 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क डन हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर KF माइनस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे KF क्या आ गया 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी और 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आ गया, तो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई। उठा के वैल्यू प्लेस करो, तो लैम्डा इक्वल्स टू h की क्या लिखोगे 6.67 10 पावर माइनस 34 अंडर रूट ऑफ 2 m मास कितना है 1.67 10 पावर माइनस 27 अंडर 2 m के कितना है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसको हमको MKS सिस्टम प्लेस करना पड़ेगा। भाई H अगर MKS सिस्टम में है तो M MKS सिस्टम में, तो K को भी MKS सिस्टम में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो मैंने उसको जूल में बदल दिया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे कैलकुलेशन के लिए, एक रफ कैलकुलेशन करके मैं बता दे रहा हूं कि कितना होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, ये 0 का टर्म है ना, तो ये 40 है, ये मतलब 64 का टर्म में कन्वर्ट कर देगा, लगभग बता रहा हूं। 64 में एक पॉइंट यहां लगा दें तो ये 8 में कन्वर्ट कर देगा, 10 था ना, और ये 6.5, लगभग कैलकुलेशन बता रहा हूं और कुछ नहीं है। इसको लिख सकते हो 6.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये करीब 13 में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। और ये 1.6 को लगभग 1.5 मान लो, तो 3/2 मान लो, 39/2 मतलब करीब 20 के आसपास आएगा। तो दिस इज 20, तो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट 6.67 10 पावर माइनस
34 और ये 10 पावर माइनस 27 है ना, तो √2 बनेगा और 10 का पावर 26 बनेगा बिकॉज ऑफ 0, तो हो जाएगा 10 पावर 26 का मतलब हो गया 10 पावर माइनस 13। √2 इज अप्रोक्सीमेट 1.4 समथिंग। ये कितना आएगा? करीब 14 5 20 करीब 7 के आसपास मान लीजिए, अप्रोक्सीमेट में बोल रहा हूँ। तो आंसर इज अप्रोक्सीमेट 7 इंटू 10 का पावर 13 ऊपर भेज दो तो ये क्या बनेगा 1 आएगा और ये 1 तो माइनस 2 1 बनेगा। तो इतना मीटर अप्रोक्सीमेट आंसर। दिस वन इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन एंड दिस वन इज आंसर। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया तुम लोग भी लगभग ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें। अच्छा, एक और चीज है, अगर कोई कहे कि दो पार्टिकल है, इंपॉर्टेंट लाइन है सियोरमा का, अगर दो पार्टिकल है दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है तो क्या उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होगा? हाँ देखो, अगर लीनियर मोमेंटम पी दो पार्टिकल का सेम है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम आएगा क्योंकि एस तो कांस्टेंट। बट क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है तो क्या लीनियर मोमेंटम भी सेम आएगा? तो कहोगे नहीं, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन प्रॉब्लम। से मान लो एक पार्टिकल है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है लीनियर मोमेंटम पी नॉट से, दूसरा पार्टिकल जा रहा है पी नॉट से, तो मोमेंटम तो सेम नहीं हुआ बिकॉज ऑफ डायरेक्शन प्रॉब्लम। इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, इसका वाई में, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। तो ये पी नॉट आई कैप, ये पी नॉट जे कैप, मोमेंटम तो अलग अलग हो गया। लेकिन पूछे डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो ये सेम आएगा क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ वेक्टर में स्केलर क्वांटिटी है। तो ये एच अपान पी नॉट, इसका भी एच अपान पी नॉट, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर आ गया। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर दो पार्टिकल का मोमेंटम सेम है तो उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ हर हाल में सेम होगा। लेकिन अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम सेम हो जरूरी नहीं है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन प्रॉब्लम। इसको भी तुम लिख सकते हो कि if linear momentum of two particles are same then their de Broglie wavelength must be same, but its inverse is not always true. Okay, एक और क्वेश्चन करते हैं। यह है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन जिसकी कैटेगरी के बराबर है, तो आप लेमडा क्या लिखोगे एच अपान √2 m इंटू के लिखोगे। अब तुम क्या करो एच की वैल्यू प्लेस कर दो 6.6 7 10 की पावर माइनस 34 √2 मास है 9.1 10 की पावर माइनस 31। अब काइनेटिक एनर्जी जो जूल में है उसको मैं चाहता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन और ये जूल में पड़ा हुआ है मान लो, तो क्या करोगे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालना है तो ई से डिवाइड कर दोगे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जो कि बराबर किसके है 1.6 10 की पावर माइनस 19 प्लेस कर दिया। तो पूरी वैल्यू अगर के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, रिपीट कर रहा हूं, अगर के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, के जूल में है ना, तो मैं चाहता हूं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालना, ठीक है। तो ये जो पूरा बनाया किस में आएगा, ये मीटर में आएगा, लेकिन मैं इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहता हूं। तो एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इसको 10 पावर माइनस 10 से डिवाइड कर दोगे एंगस्ट्रॉम के लिए। तो ये पूरा वैल्यू जब कैलकुलेट करते हो ना तो तुम पाते हो एक नया फॉर्मेट में जाता है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू 150 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये इलेक्ट्रॉन के लिए, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। रिपीट करो, तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कोई भी आपसे पूछता है तो आप क्या याद रखोगे √150 अपान काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आपको याद रखना है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडर रूट ऑफ 150 अपान काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्रोटॉन पे नहीं। जबकि ये फॉर्मूला
सब पे वैलिड है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे वैलिड है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन यहीं पे कर लेते। क्वेश्चन ये कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन, ओके देखिए, और ये फॉर्मूले में लैम्डा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। तो अगर इसमें तुम कैंडिडेट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्लेस करते हो, काइनेटिक एनर्जी को अगर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्लेस करते हो, तो जो पूरी वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आती है, इट इज √150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज आइसोलेटेड इन पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 640 वोल्ट्स, देन फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या ये लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, सीधे ये लगाओ, कैलकुलेशन इजी होता है, इसको लगाओ। तो क्या करोगे, देखो आइसोलेट कितने 640 वोल्ट में आइसोलेट हुआ है, तो कितना कैंडिडेट गेन कर लेगा, 640 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन कर लेगा। 640 वोल्ट में आइसोलेट होगा तो कितना एनर्जी गेन करेगा, Q इंटू भी, Q ई होता है, E इंटू 640, तो 640 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन कर लेगा। उठा के इस वैल्यू में रख दीजिए, ये क्या आएगा, √150 डिवाइड बाई 640, इससे क्या आएगा 1/4, √1/4, इट इज 1/2 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 0.5 एंगस्ट्रॉम, दिस वन इज आंसर। तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है 0.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है क्या हीलियम 2+ न्यूक्लियस हैज स्पीड 10⁶ मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए। तो देखिए, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है H/P, H/m भी लिख सकते हो, हाँ वेलोसिटी दिया गया इसलिए H/P लिखा था, काइनेटिक एनर्जी तो H/√2m के लिखता। H क्या है 6.67 10⁻20 34 एंड डिवाइड बाई मास, हीलियम का मास, हीलियम का न्यूक्लियस का मास कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, 2He4 होता है ना, He4 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 10⁻27 एंड वेलोसिटी कितनी है 10⁶। गुड, इतना मीटर इज आंसर। ऐसे हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, इसमें एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है। एक पार्टिकल 1 है जो कि वाई डायरेक्शन में जा रहा है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1 है। एक पार्टिकल 2 है जो कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ2 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। 1 का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का 2 के रिस्पेक्ट में बताइए। ठीक है, पहले 1 का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बताइए और दूसरा 1 का 2 के रिस्पेक्ट में बताइए। तो फॉर्मूला में जो वैल्यू तुम प्लेस करोगे सब उसके रिस्पेक्ट में होगा जिसके रिस्पेक्ट में तुम कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे पहला क्वेश्चन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तुम क्या लिखोगे, मान लो लैम्डा डैश है, तो लिखोगे तुम इसको H/ पार्टिकल 1 का मास m1 इनटू पार्टिकल 1 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। भाई सब कुछ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चल रहा है ना, अगर सब कुछ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जा रहा है तो वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रखेंगे। अब इसमें एक एक वैल्यू प्लेस करेंगे। m1 किसके बराबर है, m के रख दो, m1 है m के बराबर रख दो। अब 1 का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वेलोसिटी चाहिए, तो एक काम करेंगे ना, पहले 1 की वेलोसिटी फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। चलो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी क्या आएगी, इसके लिए मैंने क्या किया देखिएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1 बराबर H/ मास m इंटू v1 लिखोगे ना। अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है तो क्या लिखोगे λ1 H/m इंटू v1, इससे v1 क्या आएगा, इट इज H/m λ1, H/m λ1 v1 आ गया। सिमिलरली
लैम्डा टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ नीचे वाला पार्टिकल क्या है दूसरे का, एच अपान एम इंटू वी टू, इससे वी टू कितना आएगा, दिस इज एच अपान एम लैम्डा टू, आ गया। ओके, अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखेंगे, ये क्या होता है एम वी वन प्लस एम वी टू का वेक्टर एंड डिवाइड बाई 2m, तो m से m कट जाएगा, इससे क्या बनेगा 1/2 v1 प्लस v2 वेक्टर, तो इससे कितना गए 1/2, v1 कौन सा है h अपान m लैम्डा 1 है, और ये क्या है h अपान m लैम्डा 2, तो h अपान m बाहर आ जाएगा ना इससे, तो h अपान m बाहर आ जाएगा और क्या बनेगा 1 अपान लैम्डा 1, अब v1 का डायरेक्शन क्या है ऊपर है, ऊपर तो j कैप है, अब v2 का डायरेक्शन v2 है ना, x डायरेक्शन है इसका, क्या लिखोगे 1 अपान लैम्डा 2 आई कैप, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आपको क्या निकालना है v1 cm, तो 1 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कैसे निकालोगे, 1 की वेलोसिटी में से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 की वेलोसिटी ये है v1 वेक्टर इज j कैप, v2 वेक्टर इज आई कैप, तो 1 में से अगर तुम VCM घटाओगे v1 माइनस VCM, तो 1 में से अगर तुम VCM घटाओगे तो ये 1 अपान लैम्डा 1 आएगा, और j कैप है ना, तो ये भी j कैप है, तो 1 अपान लैम्डा 1 घटेगा बट 2 है ये, तो ये माइनस साइन में कन्वर्ट होगा, अरे इसमें से इसको घटा दो ना, तो आएगा 1 अपान 2 h अपान m ब्रैकेट में 1 अपान लैम्डा 1 j कैप माइनस 1 अपान लैम्डा 2 आई कैप कन्वर्ट होगा, इसमें से घटा तो सकते हो, घटा के देख लेना कितना आ रहा है, घटा दिया। ओके, अब क्या करेंगे देखिए, मैंने क्या किया, तो ये v1 का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखो, 1 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम, इसका मैग्नीट्यूड है ना, तो v1 cm निकालना पड़ेगा, तो v1 cm, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा h अपान 2m अंडर रूट ऑफ j कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस i कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो मैंने कहा 1 अपान लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपान लैम्डा 2 का स्क्वायर, तो अब अगर मैं पूछूं, मैंने कहा h अपान m1 v1 cm, तो m1 क्या m है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे m, मैंने कहा h अपान 2m अंडर रूट ऑफ, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखो इस वाले को सिंप्लीफाई करना, पहले सिंप्लीफाई कर लो इस वाले को, ठीक है आएगा लैम्डा 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 का स्क्वायर, और एक टर्म और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो m से m कट गया, h से h कट गया, तो बोलो क्या आ गई ट्वाइस लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई रूट ओवर लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर, तो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ओके, और ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस में भी आ चुका है और मेंस में भी आ चुका है। ओके गुड, अब हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है इसके लिए क्या किया, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 का 2 के रिस्पेक्ट में बताइए, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे h अपान मास m एंड पार्टिकल 1 की वेलोसिटी 2 के फ्रेम में, भाई 1 का 2 के रिस्पेक्ट पता कर रहा हूं, तो 2 पे तुम खड़े हो, तो तुम्हारे फ्रेम में इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है, तो तुम्हारे फ्रेम में इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा h अपान पार्टिकल का मास m, और इसकी वेलोसिटी तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम ये लिखोगे ना, तो तुम क्या लिखोगे, तो v12 निकालते हैं, तो v12 क्या होगा 1 के वेलोसिटी में से 1 की वेलोसिटी से 2 की वेलोसिटी हटानी है, तो 1 की वेलोसिटी ये 2 की है घटा दो, तो यहाँ से कॉमन आएगा h अपान m ब्रैकेट में 1 अपान लैम्डा 1 j कैप 1 अपान लैम्डा 2 i कैप, तो यहाँ से v12 का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा h अपान m अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट का स्क्वायरिंग कर दो, कोफिशिएंट का स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या बनेगा लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई
लैम्डा 1 का स्क्वायर इंटू लैम्डा 2 का स्क्वायर। अब उठा के वैल्यू प्लेस कर देंगे, अब उठा के वैल्यू प्लेस करेंगे। देखो लैम्डा 1 2 इक्वल्स टू तो क्या करेंगे, लैम्डा 1 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 2 इक्वल्स टू ये है ना एच अपान एम V12 ये है, तो एच अपान एम अंडर रूट ऑफ लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर। तो एम से एम कटेगा, एच से एच कटेगा, पर फिर से बनेगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई रूट ओवर लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर एंड दिस वन इज आंसर। ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। ओके चलिए अब पढ़ते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ। अच्छा यहाँ सब समझ गए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ फ्रेम पे डिपेंड करता है। अब पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गैस पार्ट। हम लोग स्टडी कर रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गैसेस पार्टिकल। तो ये है लैम्डा और क्या होता है एच अपान अंडर रूट 2 एम के, दिस के इज द कैटेगरी। अच्छा गैस पार्टिकल, दिस के इज द ट्रांसलेशनल कैटेक एनर्जी, इतना दिस के इज ट्रांसलेशनल कैटेक एनर्जी नॉट रोटेशनल, दिस के इज ट्रांसलेशनल कैटेक एनर्जी। तो देखिए ये है, तो गैस का जो पार्टिकल्स होता है चाहे वो गैस मोनोटाइमिक गैस हो। अच्छा गैस में बेसिकली जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, ट्रांसलेशनल कैटेक एनर्जी, रोटेशनल कैटेक एनर्जी, वाइब्रेशनल कैटेक एनर्जी एक्सेट्रा, सबको जोड़ के नेट कैटेक एनर्जी आती है। और ये जो के है ना दिस इज ट्रांसलेशनल कैटेक एनर्जी। और गैस चाहे मोनोटाइमिक गैस हो, चाहे डायटाइमिक गैस हो, चाहे पॉलीटाइमिक गैस हो, नॉन लीनियर हो या लीनियर हो, जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दिस इज 3। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। तो जो ट्रांसलेशनल कैटेक एनर्जी आती है वो कितना होगा F/2 kT फॉर 1 मॉलिक्यूल्स। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक मॉलिक्यूल निकाला जाता है, हजारों मॉलिक्यूल का नहीं निकाला जाता, एक मॉलिक्यूल का। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मेरा कितना है, अरे मेरा और पापा कितना है, अरे मेरा कितना है। तो जब एक मॉलिक्यूल निकालोगे तो क्या आएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये कैटेक एनर्जी है, और ये कैटेक एनर्जी है। तो F/2 kT और ट्रांसलेशन कैटेक एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम में ट्रांसलेशन यूज करोगे तो कितना आएगा, दिस इज 3/2 K into T, द कैटेक एनर्जी। The translational energy of all type of gas is 3/2 kT. T is the temperature in Kelvin, K is the Boltzmann constant. उठा के यहाँ प्लेस कर दो, तो यहाँ से लैम्डा बराबर आएगा h अपान द रूट ऑफ 2m 3/2 kT। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया h अपान अंडर रूट 3m kT हो गया। The de Broglie wavelength of gaseous molecules is h upon under root 3m kT at temperature T. Okay, then तो हम यहाँ पे लिखेंगे lambda de Broglie wavelength is under root h upon under root of 3m kT। लिखिए where m is small m is mass of one gas molecule underline होगा, m is mass of one gas molecules, k is Boltzmann constants और k की वैल्यू क्या होती है r अपान Na। r गैस कांस्टेंट है 8.3, Na is Avogadro number 6.2 into 10 power 23 in MK system, and T is temperature in Kelvin।
तो गैस मॉलिक्यूल्स का डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप याद रखोगे, लैम्डा डी इज h अपॉन अंडर रूट 3 mkt। h प्लॉन्क कांस्टेंट है, m मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल्स है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर इन केल्विन है। देखिए क्वेश्चन करते हैं। तो अब सब गैस के लिए फॉर्मूला ये लगेगा इधर, देखिए इसमें हाइड्रोजन गैस है जो 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है। फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो चलिए हाइड्रोजन गैस है तो गैस के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है, h अपॉन अंडर रूट, फॉर्मूला होता है इसका अंडर रूट 3 mkt। तो वैल्यू प्लेस करें, h की जगह पे 6.67 10 पावर माइनस 34 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। हाइड्रोजन गैस का मास, हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल का मास पता करना है। तो H2 है ना, तो ये कितना होगा 2 me होगा, एक मॉलिक्यूल का मास 2 mu। H1 और दो हाइड्रोजन एटम है ना, तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1 mu, एक और हाइड्रोजन एटम आ गया 1 mu, 2 mu हो गया। तो 2 EMU, और EMU किसके बराबर होता है 1.6 10 पावर माइनस 27 बराबर होता है। तो मास लिख लिया नहीं, ठीक था 1.67 10 पावर माइनस 27 होता है, बट कैलकुलेशन के लिख सकते हो। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसके बाद वैल्यू किसके बराबर होती है 8.3 अपॉन एक नंबर अभी लिखे थे, रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो 6.2, बट रफ कैलकुलेशन के लिए 6 मान लिया, इंटू टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 2 छोड़ दो, उसमें जोड़ दो, केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 2 है ना, 2 400 आ जाएगा। बस सॉल्व करोगे मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट है बट अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हो। इसीलिए क्या होता है क्वेश्चन में अक्सर पूछता है फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जैसे देखो इसमें कह रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस of temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कह रहा है हाइड्रोजन गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड का डी ब्रॉगली वेवलेंथ और ऑक्सीजन गैस का 127 डिग्री सेंटीग्रेड का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताइए। ठीक है चलो, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1 बराबर लिखेंगे h अपॉन अंडर रूट 2 m1 k इंटू टेम्परेचर T1। मान लिया मास अलग होगा टेम्परेचर अलग होगा, k तो सेम होगा h तो सेम होगा, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आएगी, जब डिवाइड करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना m1T1, बनेगा रूट ओवर m2T2 डिवाइड बाई m1T1। ये ऐसे भी निकाल सकते हो, लैम्डा 1 इतना लिखोगे, लैम्डा 2 क्या लिखोगे h अपॉन अंडर रूट 2m2 k T2, अब दोनों को डिवाइड कर दो आ गया इतना, अब वैल्यू प्लेस कर दो। m2 मान लो ऑक्सीजन गैस का मास है, तो ऑक्सीजन गैस का मास क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 32, ऑक्सीजन का O2 गैस का 32, क्योंकि 8 वो 16 होता है ना, तो O2 है तो 32 हो जाएगा, तो M2 होगा 32 mu। और टेम्परेचर कितना है इसका O2 गैस का 127, कैल्विन चेंज कर लो, दो जोड़ोगे तो कितना आएगा 400 आएगा, डिवाइड बाई M1 किसके बराबर है, हाइड्रोजन गैस का मास है 2 mu, तो 2 mu ना एक मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ध्यान रखना mu इज नथिंग बट मास ऑफ वन प्रोटॉन, तो ये 2 mp बनेगा। एक mu जो होता है ये प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, वन मास ऑफ प्रोटॉन, या सिंपल mp लिख लो 1 mu और 1 mp। और इसका टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 ऐड करो 300, एमपी से एमपी कटेगा, ये कितना जाएगा, ये 216 कुछ 64 बनेगा 8 अपॉन रूट 3। आंसर है दिस वन। ओके।